नसीन, जो टेम्परेचर है आज और ऊपर गया है, जंग के बादल घने और गहरे हुए हैं, ऐसे समझें कि जो सायरन्स हैं जंग के वो बज रहे हैं और सिचुएशन जो है वो लास्ट मिनट ऑफ एक्सप्लोजन और लास्ट मिनट ऑफ डिसीजन के हवाले से जो पहुंच गई है कि कुछ ना कुछ जो है वो अब होना है। और जो मिसट्रस्ट है नाज़रीन वो हाईएस्ट लेवल के ऊपर है, और ये जो मिसट्रस्ट होता है ये बड़ी खतरनाक चीज होती है। ये मिसट्रस्ट जो वो जंगों की तरफ लेकर जाता है, यानी इस वक्त जो वो अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है। ईरानियंस को लगता है कि अमेरिका एक तरफ जब वो बिल्डअप कर रहा है, देखे ना दो चीजें साथ साथ हो रही हैं, एक तरफ निगोशिएशन साथ साथ हो रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ मिलिट्री बिल्डअप भी साथ साथ हो रहा है। तो ईरानियंस जब वो बिल्कुल ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं और वो ये समझ रहे हैं कि अमेरिका एक डिसेप्शन कर रहा है और किसी भी वक्त ईरान पर हमला जब वो लॉन्च कर सकता है। तो ये जो मिसट्रस्ट है, तो इस जवाब में ईरान भी आगे से हमला पहले ही लॉन्च कर सकता है। तो जब अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा होती है तो फिर उसमें मिस कैलकुलेशंस हो जाती हैं। अब अमेरिका को लगे कि भाई ईरानियंस हमारे पर हमला करने जा रहे हैं, जब वो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करने जा रहे हैं तो अमेरिका कोई इकदाम उठा दे या ईरान को इकदाम उठा दे, और जितना मिलिट्री बिल्डअप है कोई क्लैश वाकया हो जाए, जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ में एक छोटा सा क्लैश हुआ और फिर जो ईरानियन ड्रोन है वो अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर ने गिराया, और फिर ईरानियंस और अमेरिकन के दरमियान कोई डायरेक्ट कम्युनिकेशन चैनल भी नहीं है। वो जितने भी कम्युनिकेशन चैनल्स हैं वो इनडायरेक्ट हैं। हालांकि अमेरिका और रशियंस के दरमियान डायरेक्ट कम्युनिकेशन चैनल्स हैं, अमेरिका और चाइना के दरमियान डायरेक्ट कम्युनिकेशन चैनल्स हैं, अमेरिका और ईरान के दरमियान कोई डायरेक्ट कम्युनिकेशन चैनल्स नहीं है। तो इसलिए ये वाली जो इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है ये बहुत ही खौफनाक है, और ये एक प्रेशर कुकर वाली जो सूरत हाल है जो किसी भी वक्त जो एक्सप्लोर कर सकता है। अब मामला इस वक्त यह है कि आज टेंशन्स हाई क्यों हैं, और आज मजीद एक ऐसी सूरत हाल है कि भाई किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है, क्योंकि नेतन्याहू पहुंच गया है वाशिंगटन और इस वक्त उसकी मुलाकातें हो रही हैं और कुछ ही देर में उसकी मुलाकात जो वो ट्रंप के साथ होगी। तो अब ईरानियंस इधर से वार्न कर रहे हैं कि ये जो नेतन्याहू को बुलाया गया है इसका मतलब यह है कि ये जंग की तैयारी कर रहे हैं, और ईरानियंस बार बार अमेरिकन को वार्न कर रहे हैं कि वो नेतन्याहू से बचें और नेतन्याहू के ट्रैप से बचें। तो एक तरफ नेतन्याहू का वहां पर जाना, बिहाइंड द क्लोज डोर्स मुलाकातें होना, भाई क्या चीज है जो भाई नेतन्याहू क्या मुज़ाकरात की बात करेगा, नेतन्याहू तो हमले की बात करेगा ना। तो इसलिए ईरानियंस का जो मिसट्रस्ट जो ऑलरेडी है वो मजीद आज बढ़ा है, और चूंकि अमेरिका का जो यहां पर प्रेजेंस है वो ज्यादा लंबे अरसे तक वो इसी तरह नहीं रख सकते हैं, उनको या हमला करना है या विड्रॉ करना है। तो अब नेतन्याहू की जो मुलाकात है ये हतमी मुलाकात है, ठीक है ना, इसमें कुछ हतमी फैसला हो जाएगा। तो इसलिए आज जो टेंशन है वो बहुत ज्यादा हाई है। साथ ये हो रहा है कि दूसरा जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो पहुंच रहा है। दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर के पहुंचने का मतलब यह है कि जंगी सायरन बजना, क्योंकि ये सबसे सीरियस तरीन मामला होता है जहां पर दो एयरक्राफ्ट कैरियर चले जाएं, समझे वहां पर जंग नागुज़ीर है, वहां पर जंग लाजिम है, या वहां पर जंग का फैसला हो चुका है। वगरना एक एयरक्राफ्ट कैरियर भी बहुत होता है। अब ये दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर सिर्फ भेजा ही वहां पर जाता है जहां पर जंग होनी होती है। कहीं ऐसा नहीं हुआ कि जहां पर दो एयरक्राफ्ट कैरियर भेजे गए और वहां पर जंग ना हुई हो। कैरेबियन में भेजे गए तो जो भी क्लैश हुआ सो हुआ। इससे पहले यहां मिडिल ईस्ट में मौजूद थे तो यमन की जंग हुई, उसके अलावा ईरान की जंग हुई, दोनों दफा जो है दो एयरक्राफ्ट कैरियर जो मौजूद थे। तो अब ये दूसरा, और साथ ट्रंप ने जो स्टेटमेंट जारी की है, ट्रंप ने ये कहा है कि फर्दर मिलिट्री एक्शन जब वो ईरान के ऊपर हो सकता है। तो इसलिए अब ईरानियंस ने बिल्कुल खबरदार किया है कि वो बचें, वगरना हमारा जवाब जो बड़ा पेनफुल होगा और बड़ा सख्त होगा। इसी दरमियान एक अजब काम हुआ है, और वो ये हुआ है कि वेनेजुएला से पहली ऑयल की जो शिपमेंट है वो इजराइल पहुंच गई है। आफ्टर मैनी ईयर्स पहली बार वेनेजुएला ने ऑयल भेजा है इजराइल को। और प्रेसिडेंट मडूरो बार बार ये कहते थे कि उनकी लड़ाई जो है वो सिर्फ अमेरिका से नहीं है बल्कि ज़ायनिस्टों के साथ भी है, इजराइल के साथ भी उनकी लड़ाई है। और आज इस ऑयल शिपमेंट जब वो ये बिल्कुल ये बात साबित कर दिया कि वाकईतन वो इजराइल से असल में लड़ रहे थे। तो ये तमाम सूरत आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले मैं एक हेडलाइन आपके साथ शेयर करता हूं। नेतन्याहू ट्रंप को यह बताने जा रहा है कि ईरानियंस ने एक ऐसा वेपन बना लिया है जो एक स्मॉल न्यूक्लियर बॉम्ब के बराबर है। यानी यह बंदा शुरू कहां से हुआ है, और आज ये कह रहा है कि डायरेक्ट न्यूक्लियर नहीं बनाया लेकिन कुछ और ऐसा बना लिया है जो न्यूक्लियर के बराबर है, इसलिए ईरान को तबाह करना जरूरी है। पिछले 40 साल से ये राग अलाप रहा है, ईरान 2 हफ्ते में न्यूक्लियर बना लेगा, ईरान 6 महीने में न्यूक्लियर बना लेगा। ये पिछले 40 साल से इसका बयान है, झूठ पे झूठ।
और वेस्टर्न मीडिया उस झूठ को जब वो आगे प्रमोट करता रहा, वेस्टर्न गवर्नमेंट्स उस झूठ को आगे प्रमोट करती रही हैं। और इसने कांग्रेस में खड़े होकर कहा कि ईरान जब वो ट्रंप को मारना चाहता है, और ट्रंप ने जब इसकी बात को इंडोर्स किया, और कोई सबूत आज तक ट्रंप और अमेरिका पेश नहीं कर सका कि ईरान उसमें शामिल था। हालांकि वो बंदा जिसने असैसिनेशन अटेम्प्ट की थी ट्रंप की, उसका केस ही कहीं दब गया, उसके बारे में बताया नहीं गया वो कौन था क्या था। अच्छा, जो भी वेस्ट में वाकयात होते हैं उनको जहनी मरीज बनाकर जब वो साइड पे कर दिया जाता है, तो इतना हाई प्रोफाइल केस था तो आज तक उसकी डिटेल्स ही नहीं आई कि उसके पीछे कौन था, वो अकेले काम कर रहा था, इतना बड़ा काम वो अकेले कैसे कर सकता है, इतनी बड़ी असैसिनेशन कोई अकेले बंदा कर सकता है। तो वो केस दबा दिया गया और इल्जाम ईरान पर, आज तक ये सबूत नहीं दे सके। तो वेस्टर्न गवर्नमेंट्स ने, वेस्टर्न मीडिया ने इस शख्स का जो बयानिया है उसको हमेशा जो प्रमोट किया। अब ये ट्रंप को ये कहने जा रहा है कि ईरान ने स्मॉल न्यूक्लियर बॉम्ब जो बना लिया। नेतन्याहू विल वार्न ट्रंप, एक वॉर क्रिमिनल जो है वो खबरदार करेगा। अच्छा, द डेंजर ऑफ ईरानियन मिसाइल्स, यानी आप इनकी होशियारी और चालाकी देखें, इसलिए ईरानियंस ये कहते हैं कि ये जो डिमांड्स की लिस्ट है ना, ये कभी खत्म नहीं होगी। हम इनकी एक डिमांड पूरी करते चले जाएं, फिर दूसरी डिमांड आ जाएगी। तो अब न्यूक्लियर का बयानिया था पिछले 40 साल में, और पिछले 3 महीनों में अब वो मिसाइल्स के ऊपर आ गए जी, इनके मिसाइल्स भी तबाह किए जाएं। 40 साल न्यूक्लियर कहते रहे, ईरान ने न्यूक्लियर नहीं बनाया, और उनके तमाम दावे गलत और झूठे साबित हुए। ये नेतन्याहू कितनी बार ऐसा कह चुका है कि ईरान 2 महीनों में न्यूक्लियर बनाने जा रहा है, वीक्स अवे है, ये कह चुका है। तो अब कह रहा है कि ये जो ईरान के मिसाइल्स हैं, दे आर स्ट्रेटेजिक थ्रेट इक्विवेलेंट टू अ स्मॉल न्यूक्लियर बॉम्ब। ये जो ईरान के मिसाइल्स हैं, अगर इनकी फैक्ट्रीज को और इनके स्टॉक पाइल को तबाह ना किया गया तो ये स्मॉल न्यूक्लियर बॉम्ब के बराबर है। तो उनका बुनियादी मकसद देखिए नाज़रीन, वो बड़ा क्लियर है और हमेशा से रहा है, और वो सिर्फ ईरान तक भी नहीं रुकेगा। इसके बाद उनके निशाने के ऊपर जो टर्की है, मैं आपको बता दूं, टर्की के खिलाफ उन्होंने ऑलरेडी अपनी पोजीशनिंग शुरू कर दी है, और ईरान से फारिग होकर वो टर्की की तरफ बढ़ेंगे। तो रीजन में हर किसी को पैरालाइज करना, उसको तबाह बर्बाद करना और फेल्ड स्टेट बनाना, ताकि वो ग्रेटर इसराइल का मंसूबा पूरा कर सके, ये उनका बुनियादी गोल है। आप सोचिए तो सही कि एक इसराइल जो 48 में नाजायज तौर पर कायम हुआ और आज तक एक्सपेंशन करता चला जा रहा है, और फिर उसने पिछले 3 सालों में जेनोसाइड की है, उस सब के बावजूद वेस्ट उसको प्रोटेक्ट करके बैठा हुआ है। तो कोई तो वजह होगी ना, मतलब वेस्ट ने कोई बॉदर ही नहीं किया कि इसराइल ने क्या किया और क्या नहीं किया। वेस्ट को कोई फर्क ही नहीं पड़ा कि इसराइल ने जेनोसाइड की है। तो ईरान में अगर कुछ हो जाए, कोई पटाखा भी चल जाए तो उस पर सैंक्शन लग जाती हैं, उसमें मिलिट्री मुदाखलत करने का जवाब बन जाता है, और किसी और ओआईसी मुल्क में ऐसा हो जाए तो वहां पर मिलिट्री मुदाखलत का जवाब पैदा हो जाता है, और इसराइल जो 48 से लेकर आज तक ये ऐसा कर रहा है। तो अगर अमेरिकन ने नेतन्याहू की डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, यानी आप सोचिए तो सही, एक ऐसा शख्स जिसको टकर कार्लसन ने कहा और बाकी दुनिया ने कहा, और कि वो दुनिया का सबसे खतरनाक तरीन शख्स है, और इसमें कोई शक वाली बात है कि नेतन्याहू दुनिया का सबसे, अगर कोई दुनिया को ग्लोबल सिक्योरिटी थ्रेट है तो वो नेतन्याहू से है। उस शख्स को अमेरिकन बुलाकर पूछ रहे हैं कि हमने आगे क्या करना है, तो नेतन्याहू क्या बताएगा उनको। तो इसलिए यानी कि कोई शक जो है वो रहना नहीं चाहिए। अब इजरायली मीडिया ये बता रहा है कि इजराइल की असेसमेंट यह है कि ईरान एनुअली 700 बैलिस्टिक मिसाइल जो बना रहा है, और इसका स्टॉक पाइल जो भर चुका है। 700 बैलिस्टिक मिसाइल ये एनुअली बना रहा है। अब यानी उनका बयानिया यह है कि ये देखें, न्यूक्लियर तो ईरान ने ना बनाया ना वो बना रहा है। अच्छा, साथ वो ये कह रहा है कि हम हर तरह की गारंटीज देने के लिए तैयार हैं। तो इनको खतरा ये पड़ गया है कि कहीं यहां पर जो वो मुज़ाकरात ना हो जाए। तो अब ये बयानिया परसू कर रहे हैं कि देखें, ईरान जो है वो हर रोज ताकतवर हो रहा है, वो नए बैलिस्टिक मिसाइल्स बना रहा है, और 2 साल के बाद वो इतने बना लेगा, इससे ये न्यूक्लियर बॉम्ब के बराबर है। अब ये उनका बयान है कि ईरान की इस प्रोडक्शन को डिसरप्ट करना जरूरी है, इसको डिस्ट्रॉय करना जरूरी है, कि ये भी न्यूक्लियर ही के बराबर है, क्योंकि न्यूक्लियर का बयानिया उनका झूठा साबित हुआ है। और रीजनल कंट्री जो पहले ईरान के न्यूक्लियर के हवाले से बात करते थे, एमबीएस के बयानात मौजूद हैं जिसमें वो कहते थे कि ईरानियन न्यूक्लियर बना रहे हैं, और अगर उन्होंने बनाया तो हम भी बनाएंगे। यानी वो सारा जो बयानिया था वो तो धबरदूस हो गया। तो अब ये नया बयानिया है कि ईरान जो है वो दूसरी तरह से ताकतवर हो रहा है, उसको रोकना बहुत जरूरी है, वगरना वो न्यूक्लियर ही के बराबर हो जाएगा। तो नेतन्याहू की मुलाकात हुई है स्टीव विटकॉफ से और जैरेड कुशनर से,
और अभी ट्रंप के साथ होगी। तो एसोसिएटेड प्रेस ये लिख रहा है कि पॉसिबिलिटी ऑफ फर्दर मिलिट्री एक्शन ऑन एजेंडा एज ट्रंप मीट्स नेतन्याहू। फर्दर मिलिट्री अटैक जब ईरान पर होने जा रहा है, यानी कोई यह सवाल नहीं उठा रहा है कि पिछली बार किस जवाब के साथ अटैक किया गया, उसकी अकाउंटेबिलिटी की जाए। लेबनान पर बमबारी की अकाउंटेबिलिटी की जाए, लाखों फलस्तीनी औरतें और बच्चे मारे गए और जख्मी हुए, उसकी अकाउंटेबिलिटी की जाए। बल्कि मजीद अटैक होने जा रहा है, सारी गुफ्तगू इसके गिर्द घूम रही है। तो ऐसी चीजों को सिर्फ ताकत से ही जवाब दिया जा सकता है। तो ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान किसी एग्रीमेंट पर ना पहुंचा तो वी विल बी फोर्स्ड टू टेक वेरी स्ट्रिक्ट मेजर्स, हम मजबूर होंगे स्ट्रिक्ट मेजर्स लेने पर, और वी विल बी रेडी टू मूव मिलिटरीली हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, ये उसी नौयत के नाज़रीन डिमांड्स है और उसी नौयत के मुतालबात हैं, जैसे किसी कले का मुहासरा हो जाता है, फौज मुहासरा कर लेती है और फिर अंदर पैगाम भिजवाया जाता है कि वो कले को हमारे हवाले कर दें तो हम हमला नहीं करेंगे। ये उसी नौयत के मुज़ाकरात हैं, ये उसी नौयत के मुतालबे हैं। ईरान को जब वो उनके हवाले कर दिया जाए तो बस फिर वो अटैक नहीं करेंगे। तो इसलिए ये मुज़ाकरात नहीं है। तो वाशिंगटन पोस्ट ने लिखा है, ट्रंप मल्स सेकेंड एयरक्राफ्ट कैरियर ऑफ ईरान एज नेतन्याहू रीच Washington DC. The threat of imminent new attack on Tehran. दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर पहुंच रहा है। वॉशिंगटन पोस्ट यह कह रहा है कि थ्रेट ऑफ इमिनेंट अटैक ऑन ईरान। अल जजीरा, ट्रंप थ्रेटन्स विद समथिंग वेरी टफ इफ यूएस डिमांड्स आर नॉट मेट। अब ये डिमांड्स कौन सी हैं कि ईरान को उनके हवाले कर दिया जाए, कले को उनके हवाले कर दिया जाए, मुकम्मल सरेंडर कर दिया जाए तो फिर हमला नहीं करेंगे। और ये कौन सा एहसान है, ये कौन से मुज़ाकरात हैं कि पूरे शहर को, पूरे मुल्क को उनके हवाले कर दिया जाए तो फिर हमला नहीं होगा। और ये तो हर दुनिया की हर फौज ही जब वो प्रेजेंट करती है। ये तो जहां जहां पर भी जंग हुई है तारीख में, हमेशा ये मुतालबात सामने रख दिए गए हैं, ऑप्शन दिया गया है, हर किसी को ये ऑप्शन दिया गया है। ये तो हजारों सालों की तारीख में ये चीज है। और भाई कौन सी फौज चाहती है कि वो हमला करे, क्योंकि उसमें तो उनका भी नुकसान होगा। तो अगर एक चीज उनको सरेंडर के जरिए मिल जाए तो उनको और क्या चाहिए, समझ रहे हैं। तो कले पर अटैक करेंगे तो आगे से भी इनका भी तो कुछ नुकसान होगा ना। तो कला अगर वैसे ही उनके हवाले कर दिया जाए तो फिर मसला क्या है। तो ये कोई मीनिंगफुल डिमांड्स नहीं है। और फिर नेतन्याहू को बुलाना, तो इसके अलावा नाज़रीन जो अल उबैद एयरबेस है उस पर बड़ा हैवी जो बिल्डअप है वो देखा जा रहा है। अब वहां पर पैट्रियट और ये सारा सिस्टम जो है वो डिप्लॉय किया जा रहा है। अच्छा, अब से कुछ वीक पहले तक ये वहां पर डिप्लॉय नहीं हो रहे थे। तो अल उबैद एयरबेस पर ये डिप्लॉयमेंट करना, इसका एक वाज़ेह मतलब है, और वो ये है कि अमेरिका ये असेस कर रहा है कि ईरान तमाम बेसिस को निशाना बनाएगा। जहां से जेट्स उड़ेंगे नहीं उड़ेंगे, ईरान का निशाना जब वो तमाम बेसिस होंगी, इसलिए वो अब इन तमाम बेसिस के ऊपर जब वो एयर डिफेंस डिप्लॉय कर रहा है। अच्छा, अगली खबर भी सुनिए। अमेरिका में ये डिस्कशन हो रही है, रॉयटर्स की ये खबर है कि अमेरिका इज कंसिडरिंग टू सीजिंग ऑयल टैंकर्स ऑफ ईरान। जैसे वेनेजुएला का उन्होंने नेवल ब्लॉकेड किया था, अब वो ईरान का नेवल ब्लॉकेड करने की सोच रहे हैं और ईरान के ऑयल टैंकर जो पकड़े जाएंगे। और इसके अलावा आप देख रहे हैं कि एक दो ऑयल टैंकर कभी इंडियन ओशन में पकड़े जा रहे हैं। तो ये भी उस चीज का सिग्नल है कि अगला स्टेप ये होने वाला है। तो अब रॉयटर्स ये कह रहा है कि अमेरिका कंसिडर कर रहा है कि गल्फ में और इधर उधर ईरानियन टैंकर जब पकड़े जाएं। अब ईरान वेनेजुएला तो नहीं, ईरान का टैंकर पकड़ा जाएगा तो ईरान अमेरिकन के टैंकर्स पकड़ेगा और ईरान जो है वो रिस्पॉन्ड कर सकता है। तो ये बड़ी मतलब एक कॉस्टली और एक्सपेंसिव डायरेक्शन है। लेकिन अगेन यहां से ये कभी भी नहीं होगा कि अमेरिका चुप करके यहां से विड्रॉ कर जाएगा। मुज़ाकरात तो हो गए, अमेरिका विड्रॉ कर, ये ऑप्शन नहीं होने वाला है। तो जंग होगी, अब ये किस नौयत की होगी ये एक डिबेटेबल चीज है। कुछ लोग कहते हैं ये ऑल आउट वॉर होगी, कुछ कहते हैं ये लिमिटेड होगी, वट एवर। लेकिन ये रास्ता तो कोई नहीं नजर आ रहा कि यहां पर कोई चीज तय हो जाएगी और अमेरिकन यहां से विड्रॉ कर जाएंगे, ये नजर नहीं आ रहा। तो अब अगर ईरान के टैंकर्स पकड़े जाएंगे तो ईरान क्या खामोश बैठा रहेगा। और अगली बात नाज़रीन यह है कि जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मज़ है, स्ट्रेट ऑफ हुर्मज़ से सिर्फ ऑयल नहीं जा रहा है दुनिया का, स्ट्रेट ऑफ हुर्मज़ से गैस भी जा रही है। तो ये गैस जो है वो एशिया को सबसे ज्यादा जा रही है और उसके बाद यूरोप को जा रही है। अच्छा, स्ट्रेट ऑफ हुर्मज़ से अमेरिका और इसराइल का डायरेक्टली कुछ भी नहीं जा रहा है,
यानी ना ही उनका डायरेक्ट ऑयल जा रहा है, ना ही उनकी डायरेक्ट गैस जा रही। लेकिन जो ओवरऑल दुनिया में प्राइस हाइक आएगी उससे ज़ाहिर है कि अमेरिका मुतासर होगा, और यही वो चीज़ है जो अमेरिका को घुटनों पर लाएगी, क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी शेक कर जाएगी। ऑयल प्राइसेस ऊपर जाएंगी और गैस प्राइसेस जब ऊपर जाएंगी। अच्छा, अब जैसे इटली है, इटली की 45% जो गैस है वो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से जाती है। पोलैंड की बड़ी मेजॉरिटी के अंदर गैस जो है वो यहां से जाती है। ओवरऑल यूरोप की 10% जो गैस है वो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से जाती है। और इससे पहले यूरोप की गैस और ऑयल जब वो रशिया से आता था। और देखें अमेरिका ने यूरोपियंस के साथ क्या किया है, और यूरोपियंस को थोड़ा थोड़ा रियलाइज हो रहा है, और खासकर फ्रांस को बहुत रियलाइज हुआ, और फ्रांस जो है वो अब रशिया के साथ टॉक्स कर रहा है। अमेरिका ने यूरोपियंस के साथ किया क्या है, उनको रशिया के साथ जंग में धकेला, सस्ती एनर्जी माइनस हो गई, $500 ट्रिलियन से ज्यादा खर्चा हो गया, बदले में सारी माइग्रेशन टुवर्ड्स यूरोप हुई, और अमेरिका ने रिप्लेस कर दिया सारी यूरोपियन एनर्जी मार्केट्स को अपने ऑयल और गैस से। इस वक्त यूरोप को मेजॉरिटी जो ऑयल और गैस आ रहा है वो अमेरिका से आ रहा है, जो कि कभी रशिया से आया करता था। तो अमेरिका ने असलहा भी बेचकर पैसा कमाया, और अब अपनी एनर्जी बेचकर भी पैसा कमा रहा है, और यूरोप का साथ सत्यानाश भी हो गया। तो ये है अमेरिका ने यूरोप से किया। और अब इसलिए मैक्रोन ने कहा कि वक्त आ गया कि हम डॉलर की हेजेमनी को चैलेंज करें, कुछ भाई इस दर्जे की बात करना। और मैक्रोन जब वो रशिया पहुंच रहे हैं, यानी फ्रांस और रशिया के साथ बातचीत शुरू कर रहा है, और फ्रांस ने यूरोप को मैसेज दिया है कि आप भी शिरकत कर लें, वगैरह ना हम तो जा रहे हैं। तो अब जापान का मेजर ऑयल और गैस शेयर यहां से जा रहा है, साउथ कोरिया इसका मेजर ऑयल और गैस शेयर स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से जा रहा है। तो ये सारे अब अमेरिका के इत्तेहादी, पहले देखें, पहले तो ये था ना कि अमेरिका के इत्तेहादी, अब अमेरिका को तो फिक्र नहीं है कि इनके साथ क्या होता है क्या नहीं होता। तो लेकिन ओवरऑल जो ग्लोबल इकोनॉमी शेक करेगी उसका मसला है, तो उससे प्राइस हाइक आएगी खुद अमेरिका के अंदर। अच्छा, अब इसी दरमियान जो है वो ईरान ने आज क्या किया है कि हाइपरसोनिक जो मिसाइल्स हैं वो डिप्लॉय किए और डिस्प्ले किए। फतह 110, हज कासम, ये आज़ादी स्क्वायर इन तेहरान जब वहां पर उन्होंने डिस्प्ले किए हैं, और जो इजरायली ड्रोन्स का रैकेज है, मलबा है, वो भी वहां पर तेहरान स्क्वायर में आज डिस्प्ले किया गया है। ईरान के सदर ने यूरोप और अमेरिका को कहा है कि हम कोई न्यूक्लियर नहीं बनाना चाहते। इस हवाले से जो भी गारंटी, सर्विलेंस जो भी करनी है वो हर तरह का मैकेनिज्म हम देने के लिए तैयार हैं। और यूरोप और अमेरिका ने जो वॉल ऑफ मिसट्रस्ट खड़ी कर रखी है पिछली कई दहाइयों से, उसको अब खत्म करने का वक्त आ गया है। ये यूरोप और अमेरिका को मैसेज है। तो यूरोप और अमेरिका के बिल्कुल मफाद, यूरोपियंस के तो बिल्कुल मफाद में है ही नहीं है मिडिल ईस्ट की जंगें, और ना ही अफ्रीका की जंगें। देखें, ये जो यहां से डंकी लगाकर जाते हैं, ये ईरान से टर्की से आगे यूरोप जाते हैं। यहां से रेफ्यूजीज का इतना बड़ा सैलाब आएगा, पहले टर्की की तरफ और फिर टर्की से आगे यूरोप। यहां एशिया और अफ्रीका में नाज़रीन जो जंगें होती हैं, उसके जो रेफ्यूजीज हैं वो एशिया में नहीं आते, उनका खासकर जो मिडिल ईस्ट वाले हैं उनकी डायरेक्शन जो है वो टुवर्ड्स यूरोप होती है। इसलिए मिस्र ने पिछले दिनों ये कहा कि अगर फलस्तीनी डिस्प्लेस हुए तो फिर यूरोप इनको होस्ट करने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि फलस्तीनी एशिया और अफ्रीका में आबाद नहीं होंगे, वो भी अपना रुख करेंगे यूरोप की तरफ। यूरोप के तो ये बिल्कुल मफाद में नहीं है। तो अब यानी यूरोपियंस रशिया से एनर्जी ले रहे थे, अमेरिका ने रिप्लेस कर दी। अब उनकी जो बाकी एनर्जी का शेयर आ रहा है मिडिल ईस्ट से, इस जंग के बाद वो भी रिप्लेस करने वाला है अमेरिका। यूरोपियंस को सोचना चाहिए। तो इसी दरमियान जो है वो ईरान ने कहा है यूएस मस्ट डिसाइड कि वेदर इट कैन निगोशिएट विदाउट इजरायली इन्फ्लुएंस। अमेरिका पहले तो ये फैसला कर लेना कि वो खुद बात करने के काबिल हैं, मतलब वो इजरायली इन्फ्लुएंस को साइड पर रखकर बात कर सकते हैं। यानी मतलब इजराइल उनके ऊपर सुपीरियर है, अमेरिकी खुद कोई बात ही नहीं कर सकते जब तक इजराइल की अप्रूवल ना हो। तो ईरान ने कहा कि पहले जरा इजरायली इन्फ्लुएंस को साइड पर रखकर क्या ये बातचीत कर सकते हैं, या ये हर बार पहले नेतन्याहू से पूछेंगे। ईरानियन एयरफोर्स चीफ सेज टॉक्स अंडर थ्रेट आर अनएक्सेप्टेबल। ये धमकियां साथ देना, साथ मिलिट्री बिल्डअप करना, साथ टॉक्स करना, ये काबिल कबूल नहीं हमें। और अली लरजानी ने कहा है कि ये जो नेतन्याहू का विजिट हो रहा है और इसमें यह है कि एक डेडलाइन सेट की जाएगी नेगोशिएशंस के लिए, यह अनएक्सेप्टेबल है और इट वुड लीड टू अ क्राइसिस। कि ये क्या मुज़ाकरात है कि डेडलाइन सेट हो जाएगी, 15 दिन में मुज़ाकरात हो गए, सो हो गए।
देखें ये मुज़ाकरात की ना कोई बुनियाद है कि एक अच्छी इंटेंशंस के साथ किए जा रहे हों, ना इनमें लॉजिकल डिमांड शामिल हैं, ना कोई प्रिंसिपल फ्रेमवर्क इसके अंदर है। एक तरफ मिलिट्री बिल्डअप है, एक तरफ धमकियां हैं, ऊपर से नेतन्याहू से पूछा जा रहा है। सो ईरान आर्म्ड फोर्सेस वोट टू रिस्पॉन्ड टू थ्रेट्स, तो ये उन्होंने कहा कि हम जवाब देंगे। अजब काम यह हुआ है कि वेनेजुएला ने पहली ऑयल की शिपमेंट जब वो इसराइल को भेजी और सालों बाद ऐसा हुआ है। देखिए यही वो चीज है जो इसराइल करता है, यानी कि सरेंडर करवाना, ठीक है ना। वेनेजुएला एक आगे मिसाल के तौर पे अगर उनकी चीजें कामयाब हो जाती है तो ईरान से भी ऑयल इसराइल को जा रहा होगा। ये ऐसे वो करते हैं, मुल्कों को ऐसे सरेंडर करवाया जाता है। तो अभी तक वैसे वेनेजुएला का सरेंडर नहीं हुआ, ये बात ज़हन में रखें। ये जो वेनेजुएला ने ऑयल भेजा है, ठीक है, असल बात यह है कि वो मेरा ख्याल है कि वो बड़ी विजडम के साथ वेनेजुएला अमेरिका को डील कर रहा है, क्योंकि आपकी टॉप प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि आप अपने मुल्क को डिस्ट्रक्शन से बचाएं, अपने मुल्क को जंग से बचाएं। तो उसके लिए अगर आपको माइनर और मेजर कंसेशंस देना पड़े तो उसमें कोई मसला नहीं है। जैसे ईरान भी न्यूक्लियर के हवाले से मेजर कंसेशंस देने के लिए तैयार है। सो वेनेजुएला ने अगर कोई माइनर और मेजर कंसेशंस दे रहा है तो इसमें कोई मसला नहीं है। हर मुल्क की ये टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए कि वो एक बददिमाग सुपर पावर से बचे और उसकी जंग से बचे। वेनेजुएला ने क्या वैसे अमेरिका से मनवा जो ट्रम्प कहता है कि वो वेनेजुएला को चलाएगा, तो क्या चला रहा है अमेरिका वेनेजुएला को, ठीक है ना। तो ठीक है, वेनेजुएला की पॉलिसी में कुछ तब्दीलियां आ सकती हैं, वो कुछ कंसेशंस दे सकते हैं और दे दें तो उसमें कोई मसला नहीं है। ये बिल्कुल विजडम वाला रास्ता है, क्योंकि हमने जंगों से बचना है, ठीक है, एक बददिमाग सुपर पावर से बचना। तो बहरहाल अब वेनेजुएला का ऑयल जब वो आया तो ईरान में सरेंडर करवा के ईरान में अपनी रिजीम करके इसके ऑयल और सारे रिसोर्सेज को लेना, ठीक है ना, ये उनका मकसद है। तो अब जैसे लेबनान में थ्रू वॉर वो नॉर्मलाइजेशन चाहते हैं, सीरिया में थ्रू वॉर वो नॉर्मलाइजेशन चाहते हैं, इसी तरह ईरान में भी साइरस अकॉर्ड होगा, ठीक है ना। तो कोलंबिया के सदर ने कहा कि उनको असैसिनेट करने की जब कोशिश की गई। तो ये इस वक्त की ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके साथ शेयर किया। हमने राज करें, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।